हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सबसे पहले नोटिस जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के थ्रू निकाला गया है। और आज नोटिस फाइनली आ गया है जिसमें डेट्स रिलीज़ कर दी हैं इन्होंने। ये नोटिस आया था कल 4 अक्टूबर को, और इसमें बता दिया गया है कि कब फर्स्ट क्लास का एंट्रेंस होना है, कब नाइन्थ क्लास का एंट्रेंस होना है और कब सिक्स का एंट्रेंस होना है। तो डेट्स फाइनली आ गई हैं। जो लोग इंतज़ार कर रहे थे अब अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जो इन्होंने डेट्स हैं वो दे दी हैं। 24 अक्टूबर को होने वाला है क्लास फर्स्ट का एग्ज़ाम, एंड 31 अक्टूबर को होने वाला है नाइन्थ और सिक्स, यानी दोनों एंट्रेंस एक ही दिन होने वाले हैं। बस टाइमिंग अलग है। जो नाइन्थ का एंट्रेंस है वो सुबह को होगा 10 से 12, और सिक्स का एंट्रेंस जो है वो शाम में होगा 3 बजे से 5 बजे तक। तो ये नोटिस ऑफिशियल नोटिस है। आप जाकर www.mucontrollerexam पर देख सकते हैं। इसका लिंक ये है www.mucontrollerexams.com। यहाँ से डायरेक्टली आप जाकर देख सकते हैं। ऑफिशियली ये नोटिस आ चुका है। कब आया था नोटिस आया था कल। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, हमारे चैनल एंट्रेंस वाला पर अभी हमने एक सीरीज़ शुरू की थी, कलाम सीरीज़। और इस सीरीज़ का जो मेन टारगेट था वो था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाइन्थ एंट्रेंस को कंप्लीट करना, और जितने भी सिलेबस है AMU नाइन्थ एंट्रेंस का उसको पूरा पढ़ना। और इसमें अभी हमने पहले साइंस पोर्शन स्टार्ट किया है, जिसके ऑलरेडी ऑलमोस्ट 11 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, और आज हम उससे अगला चैप्टर भी देखने वाले हैं जिसका नाम है फ्रिक्शन। तो अगर आपने हमारे चैनल एंट्रेंस वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी दबा दें, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इसके अलावा जो भी फ्रेंड्स वगैरह आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाइन्थ एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर AMU की जो भी AMU से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं उनको पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल एंट्रेंस वाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जो भी ये वीडियो हम डालें वो आप तक पहुँच सके। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चलिए कंटिन्यू करते हैं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे साइंस के फ्रिक्शन चैप्टर को। आज के वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं फ्रिक्शन चैप्टर को। तो इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो बेल आइकन से देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन होता क्या है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में एक थोड़ा सा नाम सुना था फ्रिक्शन, और उसमें थोड़ा सा हमने बताया भी था कि फ्रिक्शन किसे कहते हैं। तो फ्रिक्शन सबसे पहले देख लेते हैं कब लगता है। एंड द फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन टू सर्फेसेस कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो पहले मैं बता दूं कि जो भी NCERT का सिलेबस है, यानी साइंस का जो सिलेबस है, इसको हमने नोट्स फॉर्म में बना लिया है, ताकि हमें जो उसकी एक्स्ट्रा थ्योरीज़ वगैरह हैं उसको पढ़ने की ज़रूरत ना हो, और इसमें जो मेन कंटेंट है उसको हमने चैप्टर से बाहर कर लिया है। यानी जो भी NCERT में दिया हुआ है सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर किया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि फ्रिक्शन कब लगता है, जब भी दो सरफेसेस एक दूसरे से कांटेक्ट में होते हैं तब हमें फ्रिक्शन देखने को मिलता है। यानी अगर अकेली सिंगल बॉडी रखी हुई है कहीं पर तो हमें वहाँ पर फ्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगा। फ्रिक्शन कब देखने को मिलेगा, जब दो सरफेसेस एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे। द फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन द टू सरफेसेस कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। अगर दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं तभी फ्रिक्शन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो ये पहली रिक्वायरमेंट है फ्रिक्शन लगने के लिए। नेक्स्ट चीज़ है द फ्रिक्शनल फोर्स और द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अगली चीज़ जो है वो ये है कि जो किसी भी बॉडी पर फोर्स लगता है फ्रिक्शन का, वो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ये था बॉक्स, अगर ये आगे की तरफ मूव कर रहा था तो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, ये लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की तरफ। तो जिधर मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, और जहाँ पर कांटेक्ट में था ये सरफेस के, उस सरफेस के अलोंग ही लगेगा। यानी जहाँ पर ये कांटेक्ट कर रहा है वहीं से फोर्स लगने वाला है। नेक्स्ट है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सर्फेसेज ऑफ द टू मूविंग ऑब्जेक्ट। और जो दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे यहाँ पर इन्होंने वीडियो में साफ साफ दिखाया है कि नीचे का सरफेस ये था और ऊपर का सरफेस ये था, तो यहाँ पर जो दो कांटेक्ट आ रहे हैं, सरफेस का जहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है उस सरफेस के अलोंग फोर्स लगने वाला है, और जिधर मोशन हो रहा है उसके अपोजिट लगने वाला है। जैसे पुशिंग फोर्स किधर है, इधर की तरफ, तो उस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ, जैसे इन्होंने दिखाया भी है। ये क्या डायरेक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन है, और मोशन के लिए इधर फोर्स लग रहा है। तो जिधर यानी जो रिलेटिव मोशन हो रहा था इसके अंदर उसको रोकने की कोशिश की गई है। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है कि जैसे बॉडी आगे की तरफ जा रही थी
फोर्स की वजह से बॉडी आगे जाना चाह रही थी, तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि बॉडी जो आगे जाना चाह रही थी ये आगे ना जाए, यानी ये इसको रोकने की कोशिश करेगा। फ्रिक्शन यानी जो मोशन हो रहा था उसको रोकने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट फ्रिक्शन। अब हम देखने वाले हैं कि जो किन किन फैक्टर्स के थ्रू जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अफेक्ट हो सकता है, यानी घट सकता है या बढ़ सकता है। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अटैचमेंट अटेम्प्टेड मोशन और द अटेम्प्टेड मोशन, यानी यहाँ पर अगर कोई बॉडी इधर मूव करने की कोशिश कर रही है या फिर मूव कर रही है, तो उस टाइम पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन उन्होंने दिखाई है पीछे की तरफ, क्योंकि अभी हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है मोशन के। अब हम देख रहे हैं कि ऐसा होता क्यों है, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता क्यों है। तो यहाँ पर जो दो बॉडीज़ थी, यानी दो सरफेसेस थे, उनके बीच में इरेगुलरिटीज़ होने की वजह से, उन दोनों के बीच में इरेगुलरिटीज़ होने की वजह से ये एक दूसरे पर घर्षण करती हैं, यानी फ्रिक्शन लगता है। अगर ये एक दूसरे से, इन दोनों के अंदर इरेगुलरिटीज़ नहीं होती तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगता। नेक्स्ट है द इरेगुलरिटीज़ ऑफ अ सरफेस। तो पहला जो कॉज है वो है क्या, इरेगुलरिटी होने की वजह से सरफेसेस के बीच में। इफ़ वी मूव एन ऑब्जेक्ट विद has an irregular or the rough surface on another surface which is also irregular, the force of friction will be high in this case and the movement of the object would be restricted। यानी अगर हम ऐसे सरफेस पर कोई दो सरफेसेस थे, दो बॉडीज थी जिनके सरफेसेस बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ थी उनके अंदर, और इरेगुलरिटीज़ पर अगर हम उसमें फोर्स लगाते हैं या मोशन कराने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वो उसके मोशन को रोकने की कोशिश करेगा। द रेगुलरिटीज़ ऑफ अ सरफेस और इट्स स्मूथनेस। जो अगली चीज़ है जो डिटरमाइन करती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, वो है रेगुलरिटीज़ कितनी है या फिर स्मूथनेस कितनी है। यानी अगर ज़्यादा स्मूथनेस होगी, ज़्यादा चिकना सरफेस होगा दोनों बॉडीज़ का, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा, और अगर इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा हैं दो सरफेसेस के बीच में, तब क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है होगा। एंड इफ द सरफेसेस ऑफ ईदर ऑफ द ऑब्जेक्ट आर स्मूथ, यानी अगर दोनों में से कोई भी सरफेस क्या है, स्मूथ है, तो उस टाइम पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगा एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वुड बी लेस देन द ऑब्जेक्ट वुड बी मूव इजीली ओवर द सरफेस। इससे क्या होगा, जो बॉडीज़ हैं दो, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर आसानी से मूव कर पाएंगी। इवन द स्मूथ सर्फेसेज हैव अ सर्टेन इरेगुलरिटीज़। और ऐसा नहीं है कोई बॉडी हम कह रहे हैं स्मूथ है तो इसका मतलब उस पर इरेगुलरिटीज़ नहीं होंगी, कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज़ ज़रूर रहती हैं, चाहे हम कितना ही किसी ऑब्जेक्ट को स्मूथ बनाने की कोशिश कर लें, या फिर नेचर में कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो कम्प्लीटली स्मूथ है। इरेगुलरिटीज़ हर ऑब्जेक्ट के अंदर होती हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ टू सर्फेसेज आर प्रेस्ड हार्ड। अब ऐसा भी होता है अगर दो बॉडीज़ को, यानी दो सरफेस को एक दूसरे से प्रेस किया गया है, यानी दोनों पर प्रेशर लगाया गया, दबाया गया, तो उस टाइम पर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेज बिटवीन द टू सर्फेसेज इफ दे आर प्रेस्ड हार्ड एंड हेंस द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम रेस्ट्रिक्टेड। यानी अगर दो बॉडीज़ को हम पुश कर रहे हैं तो उस टाइम पर क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाता है। क्यों हो जाता है, क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि वो मूवमेंट को रोकने की कोशिश करता है। However, if there is no pressure, the object can easily move। लेकिन अगर प्रेशर नहीं होता तो वो आसानी से मूव कर सकता है। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मान लीजिए कोई एक बॉक्स था, ये बॉक्स था, ये आगे की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन अभी हमने क्या किया, इस पर ऊपर से फोर्स लगाना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना शुरू कर दिया इस पर। तो अब जितना जितना इस पर प्रेशर लगाएंगे हम, तो प्रेशर की वजह से ये आगे नहीं मूव कर पाएगा, ये यहीं कहीं दबा रह जाएगा। अब इस दबे रहने की वजह से ये इसका जो आगे फॉरवर्ड मूवमेंट था वो मूवमेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, यानी जो इसका मोशन हो रहा था वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। जो अगला टॉपिक आता है वो क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में है, यानी फ्रिक्शन कितने कितने टाइप के हो सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। या फिर इनका जो मेन क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, वो है इनके ऑर्डर पूछ लेता है कि कौन ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला है और कौन कम स्ट्रेंथ वाला है। तो पहले जो टाइप का फ्रिक्शन है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, एंड द फ्रिक्शन यानी किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट पे जो फ्रिक्शन लगता है उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड द फ्रिक्शनल फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले अंटिल द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कोई बॉडी जब तक मूव नहीं कर रही है तो उसको रोकने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। और जब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दे अगर, तो उस टाइम स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगता है, यानी जब तक बॉडी रुकी हुई है तब तक जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन।
एंड ऑब्जेक्ट हैज़ टू ओवरकम द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इन ऑर्डर टू स्टार्ट द मूवमेंट। और अगर कोई बॉडी रुकी हुई है और आप चाह रहे हैं कि उसको चलाना शुरू करें, तो उसमें जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था आपको उसको ओवरकम करना पड़ेगा। यानी जितना स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था उसके अपोजिट में आपको जो है फ्रिक्शन के अपोजिट में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉक्स था, सही, और मान लीजिए अभी ये रुका हुआ है, तो फिर आप चाह रहे हैं कि इसको फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि ये आगे की तरफ मूव करना शुरू कर दे, तो आप पीछे से फोर्स लगाएंगे। तो आप चाह रहे हैं इसमें कि आगे की तरफ ये मूव करना शुरू कर दे, तो इसमें जैसे जैसे आप आगे फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा, पीछे की डायरेक्शन में लगेगा। तो यानी ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये इसको अपोज करना चाह रहा था। तो जब तक बॉडी रुकी हुई है ये क्या होगा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन लगता रहेगा, और जैसे ही मूव करना शुरू करेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। अब जैसे ही आप फोर्स लगाना शुरू करते हैं किसी बॉडी पर, वो ऐसा तो नहीं है फोर्स लगाते ही मूव करने लगती है। जैसे कोई टेबल वगैरह है, आप ऐसा नहीं है कि एक उंगली से उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो मूव करना शुरू कर देगी। पहले आप लगाने की कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं। जब जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो स्टैटिक फ्रिक्शन से अगर ज़्यादा हो जाता है तब मूव कर जाता है, लेकिन अगर स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है तो वो मूव ही नहीं करेगा। जैसे आपने देखा होगा किसी दीवार को मान लीजिए आप पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि जो दीवार है वो चलने लगे, तो उस पर आप ढकेलना शुरू करेंगे, थोड़ा प्रेशर बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते आप जो है एक ऐसी कगार पर पहुंच जाएंगे कि जो उसका स्टैटिक फ्रिक्शन है उससे ज़्यादा अगर आप फोर्स लगाने लगेंगे तब वो मूव करेगा, अदरवाइज मूव नहीं करेगा। जैसे दीवार के केस में आप जो फोर्स लगा रहे हैं तो उसके स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर नहीं लगा पाते हैं। लेकिन अगर छोटी चीज़ों की बात करें, कोई टेबल पर बुक रखी है तो आप क्या करेंगे, उस बुक में पहले एक उंगली से अगर ढकेलने की कोशिश करेंगे, पुश करने की कोशिश करेंगे तो पुश नहीं होगा, फिर आप उसको थोड़ा और प्रेशर लगाएंगे और फोर्स लगाएंगे। तो जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे, जब वो जो फोर्स आप लगा रहे हैं उसके स्टैटिक फ्रिक्शन से फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम पर वो मूवमेंट शो करने लगेगी। तो यही केस होता है जब आपका जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाता है, तब मूवमेंट होने लगता है। अब जो सेकंड टाइप का फ्रिक्शन है वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे हमने देखा स्टैटिक फ्रिक्शन कब लग रहा था, जब कोई बॉडी रुकी हुई है तब लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जैसे ही कोई बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देती है, मूव करना शुरू कर देती है, तो उस टाइम जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एंड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द सरफेस ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट। यानी किसी एक ऑब्जेक्ट पर दूसरा ऑब्जेक्ट मूव करता है तब जो फ्रिक्शन लगता है उसे कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मान लीजिए ये टेबल थी, इस टेबल के ऊपर कोई बुक रखी हुई है। अब ये बुक अगर आप आगे मूव कर रही है तो मूव करते हुए जो फोर्स लगेगा उस पर क्या कहेंगे, उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एंड द मूवमेंट इज कॉल्ड स्लाइड, हेंस द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस द मूवमेंट ऑफ द स्लाइड। यानी किसी मूवमेंट को या फिर स्लाइड को जो रोकने की कोशिश करता है उस फ्रिक्शन को कहा जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट टाइप का जो फ्रिक्शन है वो है रोलिंग फ्रिक्शन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रोलिंग ऑन द सरफेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एक्ट अपॉन इट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। यानी अगर कोई बॉडी मूव कर रही रोल कर रही है, रोल करने का मतलब अगर गोल गोल घूम रही है, मान लीजिए आपने देखा होगा बाइसाइकिल के अंदर क्या होता है, पहिए उसके गोल गोल घूमते हैं, तो गोल गोल चीज़ें क्या होंगी, आगे की तरफ मूव करेंगी। तो जो चीज़ें गोल गोल घूम रही हैं यानी रोल कर रही हैं, तो उस टाइम उनको जो मोशन हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करेगा एक फोर्स पीछे की डायरेक्शन में। अगर पहिया मान लीजिए आगे की तरफ मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो ये चाहेगा कि ये मूव ना करे, रोल ना करे। तो रोलिंग को रोकने के लिए जो फ्रिक्शन इस पर पीछे की डायरेक्शन में लगेगा उसे क्या कहलाते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन है वो है फ्लूइड फ्रिक्शन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ फ्लूइड द फ्लूइड एक्सर्ट अ फ्लूइड फ्रिक्शन अपॉन द ऑब्जेक्ट। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर मूव कर रही है तो उस पर एक फोर्स लगता है जो उसके मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है, वो क्या कहलाता है, फ्लूइड फ्रिक्शन कहलाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन एयर फ्रिक्शन, और इसको एयर फ्रिक्शन भी कहा जाता है अगर बॉडी क्या है, एयर के अंदर है। जैसे हम जानते हैं फ्लूइड किसे किसे कहा जाता है, एयर और लिक्विड को। एयर और लिक्विड को, लिक्विड में क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, और एयर और लिक्विड क्या कहलाते हैं, फ्लूइड कहलाते हैं। तो फ्लूइड के अंदर जो फ्रिक्शन लग रहा है उसे क्या कहलाएंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन। और अगर एयर के अंदर लग रहा है तो उसे एयर फ्रिक्शन भी कहलाता है। विस्कस फ्रिक्शन कहलाता है जब मीडियम कैसा है, वाटर है अगर तब। यहाँ पर इन्होंने क्या एक फिगर में दिखा दिया है कि किस तरह स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है मान लीजिए और आप पीछे से फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये फोर्स इतना नहीं है कि ये मूव करने लगे, यानी जो बॉडी है वो रुकी हुई है। ये जो ब्लॉक था ये अभी रेस्ट पर है, नो मोशन लिखा हुआ है, यानी अगर रेस्ट पर है और आप पीछे से फोर्स लगा रहे हैं तो उस टाइम एक फोर्स लग रहा होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जिधर से आप फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा,
और इस फोर्स को कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ही जो फोर्स आप लगा रहे हैं, ये फोर्स जो आप लगा रहे हैं, ये फोर्स कौन है, आप लगा रहे हैं, और ये फोर्स अपने आप लग रहा है, किसके, उनके सरफेस में कॉन्टैक्ट होने की वजह से, इसी को कहा जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये फोर्स जो आप लगा रहे हैं, जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं हो जाएगा तब तक ये बॉडी मूव नहीं करेगी, और जैसे ही फोर्स जो आप लगा रहे हैं वो स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी मूव करने लगेगी। जैसे यहाँ पर दिखाया है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बॉडी मूव कर रही थी तो इसमें कुछ फोर्स पीछे की तरफ लग रहा था, लेकिन ये फोर्स लगना बंद नहीं होगा, फोर्स लगना बंद नहीं होगा, चाहे बॉडी मूव कर रही हो या फिर रुकी हुई हो, लेकिन उस टाइम जो फ्रिक्शन है उसे कहते हैं क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि इस टाइम बॉडी स्लाइड कर रही है। नेक्स्ट टाइप हमने देखा था रोलिंग फ्रिक्शन, अगर बॉडी रोल कर रही है गोल गोल तब उस टाइम उसमें जो फोर्स लगेगा, मान लीजिए ये आगे की तरफ रोल कर रही थी तो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ, इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या कहा जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट टाइप जो हमने देखा था वो था कि मीडियम पर भी डिपेंड कर रहा था, किस मीडियम के अंदर मूव कर रहा है, जैसे एयर के अंदर एयर फ्रिक्शन, विस्कस फ्रिक्शन अगर वाटर के अंदर, जैसे ये फिश कोई अगर मूव कर रही है तो उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो क्या कहलाता है, विस्कस फ्रिक्शन। अब नेक्स्ट जो बहुत बाहर पूछा जा चुका है, क्या ही बताऊं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फेवरेट है, मान लीजिए इस चैप्टर में अगर एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन उन्हें रखना होता तो इसी क्वेश्चन को रख देते हैं। वो कह देते हैं कि इनका ऑर्डर बताओ, रोलिंग फ्रिक्शन का, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का और स्टैटिक फ्रिक्शन का, यानी वैल्यूज़ वाइज, यानी सबसे ज़्यादा फोर्स कौन सा होता है, फिर उसके बाद किसके वैल्यू होती है और सबसे कम कौन सा होता है। तो मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा फोर्स जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का, फिर उसके बाद स्लाइडिंग, फिर उसके बाद रोलिंग। तो ये या तो आपको याद रखना है, चाहे जैसे रखें, सबसे कम किसका होता है, रोलिंग से ज़्यादा किसका होता है, स्लाइडिंग से ज़्यादा किसका होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ भी सकता है विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज़ हाईएस्ट, तो आपको लगा देना है क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन, या पूछ सकता है लोएस्ट किसका है, रोलिंग फ्रिक्शन, या फिर ऑर्डर दे सकता है, ऑर्डर बताइए। तो सबसे कम किसका होता है, रोलिंग, उसके बाद स्लाइडिंग और सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी क्या क्या फ़ायदे हैं। अभी हम पहले एडवांटेजेस देखने वाले हैं, फ़ायदे, फिर उसके नुकसान देखने वाले हैं, डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेज अगर फ्रिक्शनल फोर्स की देखें तो बहुत सारी हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स इज नेसेसरी फॉर द वेरियस पर्पज इन अवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे कामों के लिए ज़रूरी है, जैसे इट अलाउ अस टू वर्क ऑन द अर्थ सरफेस पर हम इसकी वजह से काम कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो हम कहीं पर भी खड़े नहीं हो पाएंगे, यानी अगर चिकनाहट समय होगी, स्मूथनेस बहुत ज़्यादा होगी तब हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि खड़ा होने के लिए क्या चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स की ज़रूरत है, चल नहीं पाएंगे, चलने के लिए हमें फ्रिक्शनल फोर्स की ज़रूरत है। तो यानी इतने सारे काम हैं जो हम फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से अगर ना हो तो हम कर नहीं पाएंगे, यानी पहली बात तो चल ही नहीं पाएंगे, खड़े ही नहीं हो पाएंगे, तो हम कोई काम अर्थ पर नहीं कर पाएंगे। सेकेंड है इट अलाउ अस टू राइट विद द पेन ऑन द सर्फेस ऑफ अ पेपर, और जैसे आपने देखा होगा कि कॉपी पर हम पेन चला रहे हैं अपना, क्यों चलाता है पेन सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप कुछ लिख भी ना पाएँ कॉपी पर, अगर मान लीजिए उसमें बहुत ज़्यादा चिकनावट हो जाए तो क्या होगा, उसमें चलेगा नहीं। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा अगर किसी कॉपी पर या पेपर पर तेल गिर जाता है तो उससे क्या हो जाता है, पेपर स्मूथ हो जाता है, और फिर आप अगर पेन चलाते हैं तो वो चलता नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो अगर फ्रिक्शन कम हो गया तो उस पर क्या होगा, आप पेन भी नहीं चला पाएंगे। नेक्स्ट है इट अलाउ अस टू फिक्स अ नेल इन अ वॉल, और अगर किसी दीवार में आपको नेल कील गाड़नी है तब उसको फ्रिक्शन की ज़रूरत है, मान लीजिए अगर फ्रिक्शन ही नहीं है तो वहाँ पर फिसलती रहेगी तो अंदर जाएगी नहीं, तो फ्रिक्शन की ज़रूरत वहाँ पर भी है। नेक्स्ट है अ मूविंग ऑब्जेक्ट वुड नेवर बी एबल टू कम टू रेस्ट विदाउट द फ्रिक्शनल फोर्स, और अगर किसी जगह पर मान लीजिए फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो कोई एक चीज़ को अगर आपने फोर्स लगाकर पुश कर दिया तो पूरी ज़िंदगी चलती रहेगी, रुकने वाली नहीं है। तो अगर कार को आपने मान लीजिए चला के छोड़ दिया तो फिर वो रुकेगी नहीं कहीं भी, कभी भी। इसीलिए ये क्या है, एक एडवांटेज है, यानी उससे हमें फ़ायदा हो रहा है फ्रिक्शनल फोर्स से। इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू ड्राइव एनी ऑटोमोबाइल ऑन द रोड विदाउट द फ्रिक्शनल फोर्स, और अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो किसी भी ऑटोमोबाइल को, चाहे वो स्कूटर हो, बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, वाट एवर इट इज़, तो ये फोर्स उस पर रोड पर नहीं चल पाएगी अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो। अब इसका रोल क्या रहता है फ्रिक्शनल फोर्स का, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। जैसे मान लीजिए ये साइकिल का पहिया है, एक साइकिल का पहिया ये है, सही, ये साइकिल है मान लीजिए।
आप क्या कर रहे हैं, इसको पेंडल पर प्रेशर लगा रहे हैं और यहाँ से इसकी चेन चल रही है, ठीक। तो ये आगे मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि जैसे ही आप पेंडल को पीछे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, यानी पहिया पीछे की तरफ जा रहा है, तो इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है। इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ये साइकिल चल रही है। इसी तरह से बाकी व्हीकल्स में भी क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगने की वजह से ही गाड़ी मूव कर रही है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो यहीं पर रोल करते 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 ख़त्म हो जाएगा टायर भी, यानी आगे की बढ़ेगी नहीं। तो इस तरह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है किसी भी मूवमेंट को शो करने के लिए, यानी कोई ऑटोमोबाइल चलेगी नहीं अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो। इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एनी बिल्डिंग विदाउट द फ्रिक्शनल फोर्स, और अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो किसी भी बिल्डिंग को भी आप नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट है स्ट्राइकिंग अ मैच स्टिक, और आप किसी मैच स्टिक को भी नहीं जला पाएंगे, क्योंकि इसमें घर्षण बल की वजह से ही जैसे ही आप फ्रिक्शन लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट की वजह से क्या होता है, माचिस की तिल्ली जलने लगती है। नेक्स्ट है स्पाइक्ड शू ऑफ द क्रिकेट प्लेयर। अब जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट प्लेयर के जो नीचे से क्या होता है, उसमें स्पाइक्स लगे हुए होते हैं, कुछ एक कांटे टाइप के लगे हुए होते हैं। इनसे क्या होता है, प्लेयर मतलब बहुत जल्दी से रुक पाता है उसको। मान लीजिए अगर फिसलने से बचना है, क्योंकि वहाँ पर स्मूथ ग्राउंड होता है, तो उस पर रुकने के लिए उन्हें क्या होता है, यहाँ पर स्पाइक्स लगा दिए जाते हैं ताकि वो चोट ना खाएं, यानी उस पर फिसल कर ना गिरें। नेक्स्ट यहीं पर फिगर्स दिखाएं किस तरह चलने में, गाड़ियों के चलने में, पेन को चलाने में हमें एडवांटेज मिलता है, किससे, फ्रिक्शनल फोर्स से। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, यानी नुकसान क्या क्या है फ्रिक्शनल फोर्स के। तो नुकसान तो हैं फ्रिक्शनल फोर्स के कहीं ना कहीं, लेकिन नुकसान से ज़्यादा फायदे हैं, इस वजह से हम इसे बेनिफिशियल ज़्यादा मानते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स रिजल्ट्स इन वियर एंड टियर ऑफ द ऑब्जेक्ट सच एज द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन एंड टायर्स ऑफ द व्हीकल एंड द सोल ऑफ द शूज। ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उनके ख़राब होने में, वियर टियर मतलब उनके ख़राब होने में, टूटने फूटने में कहीं ना कहीं फ्रिक्शनल का रोल रहता है। इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हीट। इन द केस ऑफ मशीन द प्रोडक्शन ऑफ हीट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ एनर्जी। और इसी की वजह से क्या होता है, बहुत सारी हीट रिलीज होती है फ्रिक्शन की वजह से, और कभी कभी क्या होता है, मशीन जो है वो ख़राब हो जाती है इस हीट की वजह से, और वेस्टेज भी मशीन्स का बहुत ज़्यादा होता है इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही। नेक्स्ट है द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट और सम टाइम स्टॉप्स इट। तो क्या कह रहे हैं कि ये यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कभी कभी डिक्रीज कर देता है स्पीड किसकी, मूविंग ऑब्जेक्ट की। तो मूविंग ऑब्जेक्ट जो चल रही हैं, मान लीजिए कोई बॉडी को आपने चलने के लिए छोड़ा, कुछ देर के बाद क्या होगा, वो रुक जाएगी। रुकेगी क्यों, क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। इट कैन ऑल्सो लीड्स टू नॉइस पॉल्यूशन इन द सर्टेन केसेस। कभी कभी फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से क्या होता है, नॉइस भी प्रोड्यूस होती है। हीट तो प्रोड्यूस होती ही होती है, कभी कभी नॉइस भी प्रोड्यूस होती है। फॉर इंस्टेंस द एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस लॉट ऑफ लाउड साउंड ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर। और जैसे आपने देखा होगा एरोप्लेन वगैरह को, ये बहुत सारी आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसा नहीं है वो उसके इंजन की आवाज़ है, वो आवाज़ किसकी होती है, एयर रेसिस्टेंस की आवाज़ होती है, क्योंकि वो एयर को चीरता हुआ चलता है, तो एयर फ्रिक्शन की आवाज़ होती है वो। नेक्स्ट नीचे कुछ फिगर दिखाए हुए हैं। मैन फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू ड्राइव, यानी आदमी के फोर्स की ज़रूरत होती है किसी साइकिल को चलाने के लिए। वियर एंड टियर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल के ख़राब होने में भी रेस्पॉन्सिबल है। इसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन होता है। कभी कभी फायर भी लग जाती है फ्रिक्शन की वजह से, यानी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से कभी कभी आग भी लग जाती है। नेक्स्ट है हाउ कैन वी रिड्यूस और इंक्रीज़ द फ्रिक्शन। ये कह रहे हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, कि हमने देखा क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या तरीके हैं जिनके थ्रू हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डिक्रीज़ कर सकते हैं या फिर इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इंक्रीजिंग फ्रिक्शन पहले हम देख सकते हैं। समटाइम्स वी नीड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन सो टू अवॉइड स्लिपिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। कभी कभी क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को स्लिपिंग से बचाने के लिए उसमें क्या कहते हैं, हम फ्रिक्शन बढ़ाते हैं। फ्रिक्शन बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, उसमें इरेगुलरिटीज़ पैदा कर दीजिए। इरेगुलरिटीज़ जैसे हमने देखा था शूज़ में, जो प्लेयर्स के शूज़ हैं उसमें नीचे स्पाइक्स लगा दिए। स्पाइक्स के क्या होगा, उससे इरेगुलरिटीज़ सरफेस के बीच में बढ़ जाएगी, और इरेगुलरिटीज़ की वजह से जो प्लेयर है उसके स्लिप करने के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड द सोल ऑफ दीज शू इज़ ग्रूव, जैसे यहाँ पर अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड द टायर्स आर ट्रेडेड सो दैट दे कैन बी बेटर ग्रिप ओवर द ग्राउंड एंड अलाउ द स्मूथ मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स। अब नेक्स्ट जो है, जो फ़ायदा है इंक्रीजिंग फ्रिक्शन का, जैसे हमने देखा होगा टायर्स के अंदर जो नए टायर्स होते हैं उसमें बड़ी बड़ी गुड्डी होती हैं, यानी उसमें जो स्पाइक्स की तरह ही कुछ ना कुछ एलिवेशंस उस टायर में होते हैं। तो वो क्या करते हैं, टायर को मतलब जो भी व्हीकल है उसके रोकने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अगर वो व्हीकल्स वो नहीं होती हैं, यानी एलिवेशन या इरेगुलरिटीज़ अगर नहीं होंगी, तो बॉडी क्या करेगी, मूव करती रहेगी, और उससे स्लीपिंग की वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है द ब्रेक्स पैड्स आर यूज्ड इन द ब्रेक्स टू स्टॉप देम सडनली फ्रॉम द मूविंग एंड बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। जैसे हमने देखा होगा कि किसी भी व्हीकल में हम क्या करते हैं, ब्रेक्स लगाते हैं उसमें, जिससे क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है, और फ्रिक्शन की वजह से
साइकिल, बाइसाइकिल या जो भी व्हीकल है वो रुक जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन ही उसको रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट है द कबड्डी प्लेयर रब देयर हैंड्स विद द सॉइल which helps in increasing the friction between the hands and allow them to have an easy grip of the opponent। ये कह रहे हैं कबड्डी प्लेयर को आपने देखा होगा, वो अपने हैंड क्या करते हैं, सॉइल में गड़ा लेते हैं, जिससे क्या होता है वो अपने जो दुश्मन है उनका अपोनेंट, उससे बचने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है जिम्नास्ट ऑल्सो अप्लाई अ कोर्स सब्सटेंस सो दैट दे कैन ऑल्सो हैव अ बेटर ग्रिप ड्यू टू इंक्रीज फ्रिक्शन इन देयर हैंड्स। यानी जिम्नास्ट क्या करते हैं, अपने हाथ में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस लगा लेते हैं जिससे क्या होता है जो भी मतलब वज़न वो अपने हाथ में उठा रहे हैं वो फिसले ना, क्योंकि अगर एकदम से उनके हाथ से वो फिसल जाता है तो कभी कभी चोट भी लग जाती है। तो इसलिए क्या करते हैं, वो कुछ सब्सटेंसेस को लगा लेते हैं जिससे जो ग्रिप है यानी उसकी जो पकड़ है सब्सटेंस उनके हाथ में है, यानी जो भी आयरन रोड वगैरह जो भी जिससे वो जिम्नास्ट जो उठा रहे हैं उससे क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ जाने की वजह से वो गिरता नहीं है। नेक्स्ट है द पैटर्न्स ऑन द सरफेस ऑफ द टायर आर मेड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड सरफेस। यानी ये जो एलिवेशंस आपको दिख रही हैं ये किस लिए बनाई जाती हैं, ताकि फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाए और बॉडी उस पर आसानी से रुक पाए। नेक्स्ट है द पैटर्न ऑन द सोल्स ऑफ द शूज़ हेल्प्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन विद द ग्राउंड एंड रिड्यूस चांसेस ऑफ स्लिपिंग। यानी इन बॉडीज़ की वजह से क्या होता है, स्लिपिंग रुक जाती है। जैसे जैसे जो यहाँ पर एलिवेशन हैं इनकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है और आदमी फिसलने से बच जाता है। ये क्या था, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है डिक्रीजिंग फ्रिक्शन, यानी किस तरह से हम फ्रिक्शन को डिक्रीज कर सकते हैं। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन समटाइम इट इज़ इन ऑर्डर टू हैव अ स्मूथ मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस वी नीड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। यानी कभी कभी स्मूथ मोशन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्रिक्शन को डिक्रीज कराना पड़ता है, कम कराना पड़ता है। एंड द पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ओवर द कैरम बोर्ड टू डिक्रीज। और इसका एक एग्जाम्पल क्या है, आपने देखा होगा कैरम बोर्ड में क्या करते हैं, हम पाउडर डालते हैं तो उससे क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है एंट्रेंस में कि कैरम बोर्ड में हम जो पाउडर डालते हैं उससे क्या होता है, तो कैरम बोर्ड में जैसे ही हम उसको डालते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है। इन दिस वे द सर्फेस ऑफ द कैरम बोर्ड बिकम स्मूथ। इससे क्या होता है, जो कैरम बोर्ड का सर्फेस था वो स्मूथ हो जाता है और आसानी से उस पर जो बटन है वो मूव करने लगता है। द ग्रीस इज यूज्ड इन द बाईसाइकिल एंड अदर मोटर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। और इसी तरह से आपने देखा होगा जो बाईसाइकिल्स होती है या जो बाकी व्हीकल्स होते हैं उनके इंजन पार्ट्स में क्या होता है, ग्रीस लगाया जाता है। ग्रीस से क्या होता है, जो फ्रिक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाता है और जब फ्रिक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा तो उनके बॉडी पार्ट्स के चलने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है द ऑयल इज़ अप्लाइड ऑन द हिंज ऑफ द डोर सो दैट दे कैन मूव ईजिली। और आपने देखा होगा कभी कभी डोर की जो हिंज होती है उसमें क्या करते हैं, हम ऑयल लगाते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, क्या ये ऑयल लगा रहे हैं चेन पर, बाइक की चेन है ये। और इंजन पार्ट्स में आपने देखा होगा कहीं ना कहीं इसमें ऑयल या ग्रीस भरा जाता है। इससे क्या होता है, ईजी मूवमेंट होता है फ्रिक्शन डिक्रीज करने की वजह से। अप्लाइंग सब्सटेंसेज लाइक द ऑयल, ग्रीस, पाउडर अलाउ इन द स्मूथ मूवमेंट एज दे ब्लॉक द इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस। यानी जो सरफेस की इरेगुलरिटीज होती हैं उनको वो भर देता है, जिसकी वजह से ईजी मूवमेंट हो जाता है। एंड द सब्सटेंसेज कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट कॉल्ड लुब्रिकेंट। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है लुब्रिकेंट किसे कहा जाता है, ऐसे सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को डिक्रीज करते हैं उन्हें क्या कहलाता है, क्या कहा जाता है, लुब्रिकेंट्स कहा जाता है। तो लुब्रिकेंट्स कौन कौन हुए, ऑयल हुआ, ग्रीस हुआ, पाउडर हुआ। तो ये सब कैसे हुए, लुब्रिकेंट, यानी ये फ्रिक्शन को डिक्रीज करते हैं और स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। हाउएवर वी कैन नेवर रिड्यूस द फ्रिक्शन टू अ जीरो लेवल। यानी हम कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई ऑयल या ग्रीस वगैरह का यूज़ करके फ्रिक्शन को जीरो कर दें, जीरो तो कभी नहीं होने वाला, सिर्फ डिक्रीज कर सकते हैं। तो डिक्रीज किया जाता है किसके थ्रू, लुब्रिकेंट्स के थ्रू। एंड देयर आर ऑलवेज सम इरेगुलरिटीज प्रेजेंट। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमेशा चाहे आप जितनी कोशिश कर लें इरेगुलरिटीज रहती ही रहती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने फिगर दिखाया कि किस तरह जो गिलारी चलती हैं किसी भी मशीन पार्ट्स के अंदर, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे फ्यूल ऑयल्स डाले जाते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा CL वगैरह का। तो ये क्या होते हैं, लुब्रिकेंट की तरह काम करते हैं, जिससे जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर आसानी से मूव कर सकें। हाउ व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। आप पूछ रहे हैं कि किस तरह से जो व्हील है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। We know that when an object rolls over a surface, the rolling friction is produced, which resists its motion on the surface. However, its magnitude is lesser than the static and the sliding friction. ये कहने जैसे हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी अगर किसी दूसरे सरफेस पे क्या कर रही है, रोल कर रही है मतलब गोल गोल घूम रही है, तब उसमें क्या होता है, कुछ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उस फोर्स को क्या कहा जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन।
तो ये जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है हम पहले ही देख चुके हैं, इसका मैग्नीट्यूड सबसे कम होता है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन दोनों फ्रिक्शन से कम मात्रा में जो फोर्स लगता है उसे क्या कहलाते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन, यानी सबसे कम फोर्स लगने वाला जो है वो है रोलिंग फ्रिक्शन। द व्हील्स आर सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट दैट टर्न्स अराउंड द सेंटर ऑफ द पॉइंट, यानी जो कोई भी व्हील होता है, ये जो पहिए वगैरह होते हैं, इनमें क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट के अराउंड वो मूव करते हैं, उस मूव करने के दौरान उन पर कौन सा फ्रिक्शन लगता है, वो लगता है रोलिंग फ्रिक्शन। और जैसे हम पहले ही देख चुके हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, इस वजह से प्रेफर किया जाता है कि जो सब्सटेंसेज हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी मतलब शेप हम यूज़ कर रहे हैं जो टायर वगैरह का, वो सर्कुलर इसीलिए रखा जाता है ताकि फ्रिक्शन कम हो। एंड द व्हील्स अलाउ एन ऑब्जेक्ट टू रोल ओवर द सर्फेस रादर देन अलाउइंग देम टू स्लाइड ओवर द सर्फेस, यानी वो उस पर घर्षण ना करें, उस पर स्लाइड करें ना करें, रोल करें। रोल करने से क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। दिस रिजल्ट इन लेस फ्रिक्शन एंड हेंस इजी मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसकी वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट आसानी से मूव कर पाता है। नेक्स्ट है द रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑल्सो यूज इन द पार्ट्स ऑफ मशीन, और रोलिंग फ्रिक्शन ही जो मशीन के बहुत सारे पार्ट्स हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है। जैसे आपने बॉल बेयरिंग में देखा होगा, बॉल बेयरिंग के केस में क्या होता है, इसमें गोल गोल ये कुछ गोलियां भर दी जाती हैं, इन गोलियों का काम क्या होता है, रोल करना। अब ये रोल करेंगी तो इसमें फ्रिक्शन कम होगा, अगर कोई चौखीटी चीज़ डाल दी जाए या किसी और शेप की चीज़ डाल दी जाए तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो बॉल बेयरिंग्स के अंदर क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है। इसी की वजह से जो टर्निंग सिलेंडर हैं वो गोल गोल चीज़ पर आसानी से मूव कर पाते हैं। और फिर हम इसमें इसके अलावा क्या करते हैं, ग्रीस भर देते हैं या ऑयल लगा देते हैं, जिससे आसानी से मूवमेंट होता है यहाँ पर। इन दिस वे द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, यानी जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा था उसको हम रिड्यूस कर देते हैं रोलिंग फ्रिक्शन के थ्रू। एंड द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शन सच एज द प्रोडक्शन ऑफ द हीट एंड वियर एंड टीयर ऑफ द मैकेनिकल पार्ट्स इज ऑल्सो रिड्यूस। अब इसकी वजह से एक तो जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी वो भी कम होगी मशीन पार्ट्स के अंदर, और दूसरा जो मशीन के टूटने फूटने के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाएंगे, खराब नहीं होगी मशीन। फॉर इंस्टेंस द बॉल बियरिंग आर यूज्ड इन द फैंस एंड बाईसाइकिल्स कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन, और जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की वजह से हम क्या करते हैं, बॉल बेयरिंग का यूज़ करते हैं बाईसाइकिल्स के अंदर भी और फैन के अंदर भी। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन है वो है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब फ्लूइड के अंदर फ्रिक्शन लगता है तब उस फ्रिक्शन को कहा जाता है फ्लूइड फ्रिक्शन। अब ये दो तरह का हो सकता है, अगर एयर के अंदर लग रहा है तो उसे एयर फ्रिक्शन कह देते हैं, और अगर वाटर के अंदर लगा रहा है तो उसको क्या, विस्कस फ्रिक्शन कहलाते हैं। यानी दोनों ही दोनों फ्लूइड फ्रिक्शन के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर इन्होंने फिगर दिखाया है कि कोई मैन अगर स्विम कर रहा है वाटर के अंदर तो ये फोर्स किधर लगा रहा है, आगे की तरफ मूव करना चाह रहा है, तो यानी इसका मूवमेंट आगे की तरफ हो रहा है, तो इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ, यानी ये चाहेगा बॉडी आगे की तरफ ना जाए, यानी इसको रोकने की कोशिश करेगा। एयर, वाटर एंड अदर लिक्विड कलेक्टिवली आर कॉल्ड फ्लूइड्स, यानी हवा हो, पानी हो या फिर बाकी लिक्विड्स हों, ये सब क्या कहलाते हैं, फ्लूइड्स कहलाते हैं। और इनके थ्रू जो फ्रिक्शन लगता है उसे क्या कहलाता है, वो कहलाता है फ्लूइड फ्रिक्शन। एंड दे ऑल्सो एक्सर्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट दैट ट्रेवल्स अलोंग देम थ्रू देम, सच अ फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन, और ड्रैग भी कहा जाता है कभी कभी। ये वर्ड आपको याद रखना है, कुछ नया सा वर्ड है क्या, ड्रैग। ड्रैग ये भी पूछा जा चुका है। ड्रैग क्या कहलाता है, जब फ्लूइड के अंदर कोई फ्रिक्शन लगता है उसको क्या कहलाता है, ड्रैग कहलाता है। ये फ्लूइड के अंदर फ्रिक्शन कहलाता है ड्रैग। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बाय अ फ्लूइड ऑन द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग, यानी फ्लूइड के अंदर जो किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है वो किस पर डिपेंड करता है, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड, यानी फ्लूइड के रेस्पेक्ट में कोई बॉडी कितनी तेज़ी से चल रही है। दूसरा द नेचर ऑफ द फ्लूइड, यानी फ्लूइड कितना गाढ़ा है, उसका नेचर कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। एंड इट्स विस्कोसिटी और इट्स टेंडेंसी टू रेसिस्ट द फ्लो, यानी जो कोई बॉडी फ्लो कर रही है उसको रोकने की क्षमता उसकी कितनी है, उस पर भी डिपेंड करता है। और नेक्स्ट है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जैसे बाहर देख रहे थे हम, शेप पर डिपेंड नहीं कर रहा था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन अगर फ्लूइड के अंदर है तो शेप पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है द फ्लूइड फ्रिक्शन कंप्राइजेज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रिक्शन, यानी जो फ्लूइड का फ्रिक्शन है वो दो टाइप का होता है, यानी उसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फ्रिक्शन इन्वॉल्व होते हैं। द फ्लूइड कंप्राइजेज द इंटरनल फ्रिक्शन दैट occurs बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड एज दे आर इन मोशन एंड द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड देयरफॉर डिपेंड अपॉन द इंटरनल फ्रिक्शन। ये कह रहे हैं जो फ्रिक्शन है फ्लूइड का वो इंटरनल फ्रिक्शन भी होता है। इंटरनल फ्रिक्शन का किस तरह होता है, अब इंटरनल फ्रिक्शन जो एक्ट करता है किसके बीच में, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, यानी जो कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में, क्योंकि वो मोशन में होते हैं। एंड द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, और जो कोई भी लिक्विड है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है क्या, विस्कोसिटी, जिसके थ्रू वो
मोशन उसके अंदर होने वाला जो है उसको अपोज करने की कोशिश करता है, और इसी को कहा जाता है क्या, इंटरनल फ्रिक्शन। अब एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्यों लगता है? एन एक्सटर्नल फ्रिक्शन इन फ्लूइड इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द ऑब्जेक्ट दैट फ्लो थ्रू इट। यानी अगर किसी फ्लूइड के अंदर दूसरी बॉडी मूव कर रही है तो जो फ्लूइड है वो उस पर फोर्स लगाता है, उसको कहा जाता है एक्सटर्नल फ्रिक्शन। एज एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ फ्लूइड इट लूजेज इट्स एनर्जी इन ऑर्डर टू ओवरकम द फ्लूइड फ्रिक्शन। अब ये कह रहे हैं कि कोई बॉडी अगर फ्लूइड के अंदर मूव करती है तो उससे क्या होता है, वो बॉडी कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस करती है, यानी अपनी एनर्जी को खर्च करती है उस फ्लूइड फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। एंड द थिंग्स दैट कैन ईजिली फ्लो इन फ्लूइड्स हैव स्पेशल शेप। इसीलिए जो चीज़ें पानी में चलती हैं उनमें क्या होता है, एक स्पेशल शेप बना दिया जाता है ताकि ज़्यादा फोर्स हमें ना लगाना पड़े उसके फ्लूइड को ओवरकम करने के लिए, यानी ज़्यादा एनर्जी का लॉस ना हो। नेक्स्ट है, फॉर इंस्टेंस शिप्स एंड बोट्स हैव अ पर्टिकुलर शेप दैट अलाउज देम टू रेसिस्ट फ्लूइड फ्रिक्शन। जैसे हमने देखा होगा नाव वगैरह या शिप्स जहाज़ वगैरह के अंदर क्या होता है, एक स्पेशल शेप उनको दे दिया जाता है ताकि जो पानी के अंदर उन पर ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना लगे, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को वो फ्लूइड फ्रिक्शन को रेसिस्ट कर सकें। द बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स हैव अ स्पेसिफिक शेप दैट अलाउ देम टू फ्लाई इन द एयर। और आपने देखा होगा जितने भी पक्षी वगैरह होते हैं और एरोप्लेन होता है, इसके पास एक स्पेसिफिक शेप होता है जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो ड्रैग है, उसको ये कम कर पाते हैं। द फिशेज ऑल्सो हैव अ स्पेसिफिक शेप सच एज टेल। जैसे आपने मछलियों को देखा होगा, उनके पास क्या होता है, टेल होती है, फिन्स होते हैं, दोनों तरफ पंख होते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से पानी के अंदर मूव कर पाती हैं एंड इवन प्रिवेंट द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। और फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से ही होने वाली जो एनर्जी का लॉस है उसे भी डिक्रीज कर देते हैं। नाउ ओनली दिस ऑल द व्हीकल्स आर डिजाइंड इन अ वे दैट दे कैन रेसिस्ट द फ्लूइड फ्रिक्शन बिकॉज एयर इज प्रेजेंट एनीवेयर एवरीवेयर। और इसी की वजह से जो हमारी नॉर्मल व्हीकल्स यानी जो रोड पे चलने वाली व्हीकल्स हैं उनको भी एक स्पेशल शेप दिया जाता है ताकि जो एयर, क्योंकि हर जगह पर प्रेजेंट है एयर, तो एयर फ्रिक्शन तो हमें लगने ही वाला है, तो उनको भी ये बात ध्यान में रख के बनाया जाता है ताकि ज़्यादा फ्रिक्शन ना लगे। अब यहाँ पर फिगर्स दिखाए गए हैं किस तरह इनके अलग अलग शेप हमको देखने को मिलती हैं। फिशेस के अंदर फिन्स टेल्स देखने को मिलती हैं जो उनको मूव करने में मदद करते हैं, और बाकी एरोप्लेन में जो आगे देखा होगा ये चोंच बनी रहती है, तो ताकि ज़्यादा फ्रिक्शन ना लगे, यानी ये चोंच होगी तो आसानी से उसको चीरता हुआ चला जाएगा। तो यहीं पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, एंड आप इसको पढ़ें और इसके क्वेश्चंस लगाएं। इसके अलावा अगर बाकी वीडियोज़ नहीं देखी तो ऊपर बेल आइकन से देख लें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें, जो भी स्टूडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 9th एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं या फिर AMU के बाकी एंट्रेंसेस की तैयारी इन फ्यूचर अगर करना चाहते हैं तो चैनल एंट्रेंस वाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू।